अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद महर। और आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च। तो इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जो जब हमें अपने आसपास दुनिया में, पर्सनल लाइफ में या हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम नजर आएंगी। ठीक है, और जब प्रॉब्लम लोगों को आती हैं तो लोग उसका सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ऐसे-ऐसे काम करते हैं जो कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, ठीक है? कभी आप लोगों को हैरत हुई है कि कैसे ये सब कुछ हो जाता है? कैसे सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो हैं वो फिगर आउट हो जाते हैं, ठीक है? ऐसे कौन-सा क्या प्रोसेस होता है जिसको फ़ॉलो करने से प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाते हैं? तो इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है ना, वो किस चीज़ पे मिलते हैं? रिसर्च पे, ठीक है? तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज़ रिसर्च? रिसर्च जो है एक ऐसा लफ्ज़ है जो 2 लफ्ज़ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है? एक जिसका मतलब है अगेन एंड अगेन, और सर्च यानी किसी चीज़ को तलाश करना केयरफुली। तो रिसर्च है ना, उसको सिंपल जो इसका मीनिंग होगा वो होगा कि टू लुक फॉर समथिंग अगेन एंड अगेन केयरफुली एंड सिस्टमैटिकली। ओके, इन सिंपल वर्ड्स रिसर्च इज़ अ लॉजिकल एंड साइंटिफिक प्रोसेस, ठीक है? ऐसा प्रोसेस जो कि लॉजिकल भी हो और हतमी भी हो और साइंटिफिक भी हो। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन या उसके आंसर को ढूँढने के लिए जो लॉजिकल और साइंटिफिक प्रोसेस यूज़ किया जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। अब चाहे ये एजुकेशनल हो, सोशल हो, साइकोलॉजिकल हो, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? रियल डेटा को कलेक्ट करना होता है, एनालाइज़ करना होता है उसे, और उसके बाद एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना होता है। रिसर्चर जो होते हैं ना, वो इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स में रिसर्च जो है वो यूज़ की जाती है, फ्रॉम साइंस एंड एजुकेशन टू सोशल स्टडीज़ एंड साइकोलॉजी। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि रिसर्च जो है एक सिस्टमैटिक एंड फैक्चुअल वे ऑफ फाइंडिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस। क्लियर? अब डिफरेंस क्या है रिसर्च मेथोडोलॉजी वर्सेस रिसर्च मेथड? ये दोनों सिमिलर साउंड करते हैं लेकिन ये सेम नहीं है। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है ना, उसका मतलब है ओवरऑल प्लान या प्रोसेस किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से लेकर उसके सोल्यूशन तक को ढूंढना और फिर उसका रिजल्ट को शेयर करना क्या कहलाता है? रिसर्च मेथोडोलॉजी कहलाता है। जबकि रिसर्च मेथड में क्या चीज़ चेक करी जाती है? ये एक स्पेसिफिक टेक्निक या टूल कहलाता है, ठीक है? जिसको यूज़ करके यानी कोई सर्वे या एक्सपेरिमेंट या इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करते हैं। सो रिमेंबर मेथोडोलॉजी जो है वो एक कंप्लीट रोड मैप है, जबकि मेथड जो है वो एक व्हीक यू यूज़ ऑन दैट रोड। क्लियर? अब नेचर ऑफ रिसर्च क्या है? रिसर्च जो है वो एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक प्रोसेस है, जैसे कि पहले भी डिस्कस हुआ, जो कि हमें हेल्प करता है आंसर ढूँढने में उन क्वेश्चंस के या जो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने में। इट टेक्स मैनी फॉर्म्स। साइंटिफिक जो होती है यानी साइंटिफिक या एम्पिरिकल फॉर्म होती है, डिस्क्रिप्टिव या एक्सपेरिमेंटल फॉर्म होती है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव इसकी फॉर्म्स हो सकती हैं। ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है? गोल ऑफ द स्टडीज़ पे, कि आप कौन सी स्टडी करके आंसर ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। नो मैटर कि कौन सी टाइप अच्छी है रिसर्च के लिए, उसके अंदर कौन सा डेटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और एनालिसिस इन्वॉल्व है, यूजिंग क्लियर साइंटिफिक मेथड। बस आपका जो साइंटिफिक मेथड है ना वो क्लियर होना चाहिए। लेट्स डिस्कस बेसिक स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं? आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और उसको डिफाइन एक अच्छे से उसकी डेफिनेशन बना लेंगे, ये हमारी प्रॉब्लम है। देन सेकंड स्टेप होता है फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन लिख लेने होते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है हमारा इस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, इसको ठीक है फॉर्मुलेट कर लेना होता है। उसके बाद स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। ठीक है, उसके बाद रिव्यू करें एग्जिस्टिंग लिटरेचर को, जो प्रीवियस डेटा है कलेक्ट करें एंड एनालाइज करें डेटा, ड्राइंग कंक्लूजन एंड प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स। ठीक है ना, एक जो गुड रिसर्च होती है उसकी स्टडी इज वन दैट इज प्लान केयरफुली। ठीक है, जो केयरफुली प्लान हो, फिर उसके क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हों, रिलायबल मेथड यूज़ किए जाएं, और फिर उसके बाद उसका एक वैलिड रिजल्ट दिया जाए। क्लियर? इन शॉर्ट रिसर्च जो है एक जर्नी है, फ्रॉम व्हाट वी ऑलरेडी नो टू डिस्कवरिंग न्यू ट्रूथ्स। क्लियर? अब रिसर्च पैराडिज्म्स क्या हैं, यानी उसकी फिलोसफीज क्या हैं? रिसर्च पैराडिज्म जो है ना ऑल्सो कॉल्ड रिसर्च फिलोसफीज। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे these are the broad ways or world view that guide how research is done. There are mainly three paradigms. ठीक है, एक होता है पॉजिटिविज्म। फर्स्ट वन है पॉजिटिविज्म, ये डेवलप की गई थी बाय ऑगस्टे कॉम्टे। ये जो फिलोसफी है ना, इसका फोकस किस चीज़ पे होता है? साइंटिफिक फैक्ट्स, ऑब्जेक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट्स पे। इसमें क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ किया जाता है, यानी नंबर, डेटा और मेजरेबल जो रिजल्ट्स होते हैं उनको। सेकेंड जो पैराडिज्म है वो है पोस्ट पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म। इसका फोकस इस चीज़ पे होता है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ठीक है, इन देयर सोशल एंड कल्चरल सेटिंग में। ये सब्जेक्टिव व्यूज़ को वैल्यू करती है, यानी ये सर्वे वगैरह पे ज़्यादा
फोकस होता है इसका, मीनिंग पीपल्स फीलिंग परसेप्शंस और उनके इंटरप्रिटेशन। क्लियर। मोस्टली ये यूज़ की जा करती है क्वालिटेटिव मेथड्स को, यानी इंटरव्यूज़ और ऑब्जर्वेशन। क्लियर। थर्ड जो है हमारी फिलॉसफी, वो है प्रैग्मेटिज्म। ये मिक्स ऑफ बोथ पॉजिटिविज्म और इंटरप्रिटिविज्म होती है। इसका फोकस होता है कि कौन सा क्या ऐसा वर्क है जो प्रैक्टिकली रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, ये दोनों मेथड्स को यूज़ करती है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव को भी। क्लियर। तो इन शॉर्ट जो पॉजिटिविज्म है वो फैक्ट्स और नंबर्स हैं। ठीक है, उसमें फैक्ट्स और नंबर से डील किया जाता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म में मीनिंग्स और एक्सपीरियंसेस से डील किया जाता है, जबकि प्रैग्मेटिज्म जो है वो प्रैक्टिकल और मिक्स अप्रोच होती है। क्लियर। ओंटोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी। सबसे पहले पैराडिज्म्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ना हमें इसकी टू टर्म्स को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक है ओंटोलॉजी, जिसका मतलब होता है कि रियलिटी क्या है, क्या रियल है। मतलब ये फोकस करती है जो चीज़ दुनिया में एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है उस पे। और जो एपिस्टेमोलॉजी है ना, उसका मीन्स होता है कि हम कैसे जानेंगे कि क्या रियल है। ठीक है, कि हकीकत क्या है। इसका ये जो है ना एपिस्टेमोलॉजी डील करती है रिलेशनशिप बिटवीन दी रिसर्चर और नॉलेज पे। क्लियर। तो एंटोलॉजी में क्या पूछा जाता है, व्हाट डू वी वांट टू नो, कि हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं। ठीक है। और एपिस्टेमोलॉजी पूछती है कि हाउ कैन वी नो इट, कि हम इसको कैसे जान सकते हैं। क्लियर हुआ। नाउ आइडेंटिफाइंग एंड फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। अब रिसर्च और इसकी फिलोसफीज अंडरस्टैंड हो गई हैं, तो लेट्स सी हाउ अ रिसर्च स्टडी बिगिन। ये जो है इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम रिसर्च करनी पड़ती है कि प्रॉब्लम है क्या, यानी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए जिस पे आपने रिसर्च करनी है। ठीक है, जो कि अनक्लियर हो और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो। ठीक है, जिसके लिए हमें एक प्रॉपर सोल्यूशन की जरूरत पड़े, प्रॉपर उसका हमें सोल्यूशन नीड हो। अकॉर्डिंग टू कोठरी 2004 में, एक रिसर्च प्रॉब्लम इज अ डिफिकल्ट और इशू दैट अ रिसर्चर वांट टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर। रिसर्च जो है ना प्रॉब्लम, वो एक डिफिकल्ट इशू होता है, डिफिकल्टी होती है, यानी कोई एक बहुत बड़ी मुश्किल होती है या एक बहुत बड़ा मसला होता है, जिसको रिसर्चर जो है ना वो किसी सोल्यूशन को ढूंढ कर हल करना चाहते हैं। ठीक है, व्हेन चूजिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, तो क्या क्या चीजें हमें मेक श्योर करनी चाहिए कि ये ना तो ओवरडन हो और ना ही कंट्रोवर्शियल हो। ठीक है, या इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक हो, ये जो रिसर्च है ये रियलिस्टिक हो, मेजरेबल हो और डूएबल हो। ठीक है, सबसे पहले जब प्रॉब्लम मिल जाती है, ठीक है, तो उसके बाद उसको क्लियरली डिफाइन करें कि व्हाट इज प्रॉब्लम इन इटसेल्फ। ठीक है, दैट्स हाफ द वर्क डन। जब आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं ना, तभी आपकी हाफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है रिसर्च में। आप कोठरी जो है इन्होंने कुछ स्टेप सजेस्ट करे हैं। फर्स्ट स्टेप है स्टेट द प्रॉब्लम इन जनरल टर्म, कि जो आपकी प्रॉब्लम है ना, जो भी आपका क्वेश्चन है, उसको छोटे छोटे पीसेस में या उस प्रॉब्लम को आसान अल्फाज में आपने पहले, ठीक है, लिख लेना है। उसके बाद अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, फिर उसकी नेचर समझनी है कि कौन सी नेचर है इसकी, इसके लिए हमें कौन सी चीज, कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, कंट्रोवर्शियल, सिस्टमेटिक, क्वालिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव या साइंटिफिक, या कौन सा आपको मतलब इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा। देन रिव्यू एग्जिस्टिंग लिटरेचर, फिर जो आपके पास एग्जिस्टेड लिटरेचर है ना आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो सोशल मीडिया पे है, इंटरनेट पे है, आप उसको अच्छे से रिव्यू करें, उसको अच्छे से पढ़ें, उसको इतना डीपली पढ़ें कि आपके क्वेश्चन के आंसर उसी में से आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपने उसको अच्छे से पढ़ना है। डिस्कस आइडियाज विद अदर्स, और फिर अपने जो सीनियर्स हैं, आपको लगता है कि ये मुझसे बेहतर जानते हैं, उनके साथ आप डिस्कस करें। उसके बाद अपनी प्रॉब्लम को रीराइट करें इनटू क्लियर वर्किंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ये जो फेलियर ऑफ पीपल इन रावलपिंडी पाकिस्तान टू टेक ऑल 3 डोजेज ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन इज प्रूविंग फैटल। ठीक है, ये आपकी स्पेसिफिक और क्लियर जो है ना वो आपने रिसर्च प्रॉब्लम बता दी है। अब रिसर्चेबल और नॉन रिसर्चेबल क्वेश्चंस क्या होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिया है, कुछ क्वेश्चंस हैं ये, वेयर इज माय लैपटॉप। क्वेश्चन नंबर 2 है, डज द प्रोविजन ऑफ मोटिवेशन इंक्रीज द लैंग्वेज लर्निंग proficiency level. Question number third है, can 3 doses of vaccine help in curing Pakistani COVID-19 patients, especially in Rawalpindi? So let's understand कि कौन सा जो है इसमें से रिसर्चेबल क्वेश्चन है और कौन सा नॉन रिसर्चेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर इज माई लैपटॉप। ये जो क्वेश्चन है ये रिसर्चेबल नहीं है, ये तो सिंपल सा है कि मेरा लैपटॉप कहाँ है, तो कोई भी इसको घर में बता देगा कि वो फलाना जगह पे रखा हुआ है। तो इसमें हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इट इज समथिंग यू कैन फाइंड आउट इजीली। और इसमें जो है इसके लिए आपको कोई डेटा रिक्वायर नहीं होगा, डेटा कलेक्शन आपकी या एनालिसिस या रिसर्च वर्क आपको बिल्कुल भी रिक्वायर नहीं होगा कि मेरा लैपटॉप ढूंढना है। तो उसको तो आप इजीली ढूंढ सकते हो, अपनी किसी फैमिली मेंबर से पूछ लो, ठीक है, जो कि जिनको पता हो कि वो कहाँ रखा है, तो मिल जाएगा। सो इट्स नॉट अ सोशल और एजुकेशनल इशू दैट नीड्स रिसर्च। क्लियर।
अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, डज मोटिवेशन इंक्रीज लैंग्वेज लर्निंग प्रोफिशिएंसी? तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। इट कुड बी ईदर रिसर्चेबल और नॉन रिसर्चेबल। अब ये रिसर्चेबल भी है और नॉन रिसर्चेबल भी है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, ठीक है। अगर तो ये ऑलरेडी बीन स्टडीड एंड प्रूवन इन बिग सिटीज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, अगर ये ऑलरेडी इस टॉपिक पे रिसर्च वगैरह करी जा चुकी है बड़े बड़ी सिटीज ऑफ पाकिस्तान में, तो फिर तो ये इसको जो है अब ये मजीद रिसर्चेबल नहीं रहा। लेकिन अगर इसके मुतालिक अभी इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं हो रही, इसको रिसर्च इस पे नहीं की गई, और न्यू या रिमोट एरियाज में जहाँ पे रिसर्च नहीं हुई, तो फिर इसको जो है यस आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन 3 डोजेज ऑफ वैक्सीन हेल्प क्योर पाकिस्तानी कोविड-19 पेशेंट्स स्पेशली इन रावलपिंडी? तो ये एक क्लियरली एक रिसर्चेबल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका आंसर असल में इसका आंसर है क्या, हमें नहीं पता। तो हमें इसका आंसर ढूँढने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, सैंपल स्टडीज़ करने पड़ेंगे, एनालाइज़ करने पड़ेंगे रिजल्ट्स को। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसको आप रिसर्चेबल क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ रिसर्चेबल क्वेश्चन, सो लेट्स लर्न। अब कौन-कौन से फीचर्स होने चाहिए रिसर्चेबल क्वेश्चन के, कि ये एक तो बहुत ही क्लियर वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है? यानी कि इन क्वेश्चन 3 जो 2 वेरिएबल्स हैं, यानी 3 डोजेस ऑफ वैक्सीन और क्योर ऑफ कोविड-19 पेशेंट, ये वेरिएबल जो है ना, ये की एलिमेंट हैं जिसको आप स्टडी कर सकते हैं अपनी रिसर्च में। यही 2 मेन चीज़ें हैं जिसको आपने रिसर्च करना है। उसके बाद जो इसका फीचर है वो ये है कि ये एक क्वेश्चन फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। आपकी जो रिसर्च का टॉपिक है वो क्वेश्चन फॉर्म में होना चाहिए। इट शुड बी आस्क्ड, इसको पूछा जाना चाहिए, ना कि स्टेटमेंट। थर्ड इसका फीचर है इट्स एथिकल, कि यानी जो क्वेश्चन है ना वो किसी को ऑफेंड ना करे, और ना ही आपकी जो मोरल और एथिकल स्टैंडर्ड्स है ना उनके खिलाफ जाए। फोर्थ इसका जो फीचर है वो है इट्स टेस्टेबल, यानी आपका जो डेटा है, आपका जो रिसर्च आपने बनाई है, वो कल को अगर कोई और उस टॉपिक पे रिसर्च बना रहा है, तो फिर उस रिसर्च को टेस्ट करके, उसी को टेस्ट कर अगर किया जाए आपकी रिसर्च को, तो वो ऐसी होनी चाहिए कि वो रिसर्च टेस्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। फीचर है इट्स स्पेसिफिक एंड फोकस्ड, यानी इसकी बहुत ज़्यादा बोर नहीं होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ें बतानी चाहिए। जो टॉपिक है ना सिर्फ उसी से रिलेटेड आपने काम की चीज़ बतानी है, इधर-उधर की बातें नहीं करनी है उसमें, ठीक है। यानी इफेक्ट ऑफ वैक्सीन जो है ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वुड बी टू ह्यूज फॉर वन रिसर्चर। तो जो क्वेश्चन थर्ड था उसमें सिर्फ पाकिस्तान के रावलपिंडी की कोविड-19 के पेशेंट की बात हो रही है। अगर तो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड करेंगे तो वो रिसर्चर के लिए पॉसिबल ही नहीं होगा, एक रिसर्चर के लिए, ठीक है। ये बहुत लंबा हो जाएगा और बोर हो जाएगा। तो इसकी स्पेसिफिक होनी चाहिए और फोकस्ड होना चाहिए टॉपिक। फीचर है इसका, इट डिफाइंस दी पॉपुलेशन क्लियरली। ओके, यही बात कि बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक आपका एरिया होना चाहिए जिसकी आप जिस एरिया पे बेस आप रिसर्च बना रहे हैं। ये नहीं कि आपने पूरे पाकिस्तान की रिसर्च उठा के बनानी है, तो वो भी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इट्स क्लियर, कंसाइज एंड प्रिसाइज, ठीक है। आपकी जो रिसर्च है, रिसर्च प्रोजेक्ट है, वो बिल्कुल क्लियरली होना, क्लियर, कंसाइज और प्रिसाइज होना चाहिए, ना वो बहुत ज़्यादा लेंथी होना चाहिए, ना ही उसमें कोई फजूल किस्म की बातें होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो फजूल बातें होती है ना, जो लेंथ होती है एक्स्ट्रा, वो क्या क्रिएट करती है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। इट अलाइंस विद योर रिसर्च प्रॉब्लम एंड डिजाइन, आपका जो क्वेश्चन है ना वो आपके पर्पज और स्ट्रक्चर से बिल्कुल मैच होना चाहिए। सो इन शॉर्ट जो गुड रिसर्च क्वेश्चन है ना वो टेस्टेबल होना चाहिए, क्लियर, फोकस, एथिकल एंड प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब जो न्यू रिसर्चर स्टूडेंट्स होते हैं स्पेशली, उनके लिए रिसर्च करना फर्स्ट टाइम में बहुत डिफिकल्ट होता है। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो आप लोग जितना अच्छे प्रैक्टिस करेंगे उससे आपकी जो रिसर्च है ना वो अच्छी होगी, रिसर्चेबल क्वेश्चन आप अच्छे ढूंढ सकेंगे, आपकी राइटिंग स्किल्स बेटर होंगी। ओके, सो डोंट वरी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ रिसर्च स्टडी, नाउ दैट यू नो हाउ टू राइट अ रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि रिसर्च क्वेश्चन कैसे लिखना है, तो अब आगे चलते हैं कि इसके रिसर्च के एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। तो 2 वर्ड्स हैं, साउंड तो सिमिलर कर रहे हैं कि एम और ऑब्जेक्टिव दोनों का एक ही मकसद होगा, लेकिन नहीं, इनका दोनों का मतलब डिफरेंट है। एम जो है वो आपकी डेस्टिनेशन है, यानी आप क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। यानी आपने क्या अचीव करना है, क्या हासिल करना है आपने, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव है ना वो ये होते हैं कि आपने अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, क्या क्या किया है, कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो किया है, फिर आपने अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव स्टेप्स होते हैं, और एम जो होता है ना वो आपकी डेस्टिनेशन यानी आपका गोल होता है। क्लियर? इन शॉर्ट, एम व्हाट यू वांट टू अचीव, और ऑब्जेक्टिव हाउ यू विल अचीव इट। फॉर एग्जांपल, एम जो है वो स्टडी हाउ मोटिवेशन अफेक्ट लैंग्वेज लर्निंग। ओके, कि स्टडी करना कि कैसे मोटिवेशन जो है ना वो अफेक्ट करती है लैंग्वेज लर्निंग को। और ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ता है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है, पहले आप रिलेशनशिप ढूंढेंगे
बनाएंगे मोटिवेशन और लैंग्वेज लर्निंग के दरमियान। उसके स्टेप 2 होगा स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद और विदाउट मोटिवेशन, इसका आप एनालाइज करेंगे। उसके बाद आप मेथड सजेस्ट करेंगे कि लैंग्वेज को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है राइटिंग गुड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो कि हेल्प करेंगे राइटिंग इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। ओके, फर्स्ट है मेक देम स्पेसिफिक एंड क्लियर। ठीक है ना, यानी स्पेसिफिक हो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है, यानी आपके जो स्टेप्स हैं ना अपने किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और क्लियर होने चाहिए, बहुत ज़्यादा जनरल नहीं होने चाहिए। वो मेजरेबल होने चाहिए, यानी उनको आप उनको बता सकें कि आपने उनको कब अचीव करना है या कब अचीव किया है, मतलब वो मेजरेबल हो। टाइम, उसके बाद है रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होने चाहिए, यानी उसके अंदर टाइम, मनी और स्किल्स की लिमिट होनी चाहिए, यानी वो रियलिस्टिक हो, ये नहीं कि बस लंबे लंबी छोड़ी जाओ। उसके बाद एक्शन स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, थिंग्स यू कैन एक्चुअली डू और टेस्ट। ओके, वही बात की जो ये टेस्टेबल होना चाहिए। उसके बाद आपने इनको रिव्यू करना है, अपनी टीचर्स या अपने जो सुपरवाइजर हैं उनको दिखा के उनके रिव्यूज लेने हैं, ताकि उसमें कोई भी गलती वगैरह हो वर्डिंग वगैरह की तो वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाए। रिमेंबर योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है वो गाइड करते हैं पूरी स्टडी को। ठीक है, यानी आपके जो स्टेप्स होंगे ना उसी से आपकी पूरी की पूरी रिसर्च स्टडी जो है वो गाइड होती है। तो अगर आपने अच्छे क्लियरली और करेक्टली आपने इनको लिखा होगा तो आपकी रिसर्च जो है ना वो एक राइट ट्रैक पे जाएगी। एट द एंड ऑफ योर स्टडी यू शुड ऑलवेज चेक क्या मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया है। इफ नॉट, एक्सप्लेन व्हाई एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम। ठीक है, so it was all about basic concepts of research. So if you like the video, please like, subscribe, comment and share. Thank you so much for watching.